जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान। मैं एडवोकेट मुकेश साहनी स्वागत करता हूं आपका आईपीसी के क्लास में। आईपीसी के हमने संक्षिप्त इतिहास को पिछली क्लास में देखा था। आज हम लोग अध्याय जो 23 अध्याय आपके हैं और 511 धाराएं हैं, उन्हीं 23 अध्यायों को हम लोग एक एक अध्याय वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 में आप जानते हैं कि धारा 1 से लेकर 5 तक है। तो इस अध्याय में जो 1 से लेकर 5 धाराएं हैं, उन्हीं 5 धाराओं को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन 5 धाराओं में किस तरह के पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उद्देशिका या प्रस्तावना आईपीसी के किस अध्याय में है, तो आपका उत्तर अध्याय 1 हो जाएगा। क्योंकि प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, तो आईपीसी की प्रस्तावना या उद्देशिका आपके अध्याय 1 में है। और अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 5 तक का जिक्र किया गया है। आप जानते हैं कि आईपीसी की धारा 1860 हमारे देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इन सब जगहों पर भी लागू है। एक बार यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया और पीएसजे में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के अलावा यह किन देशों में आईपीसी लागू है। तो आईपीसी भारत के अलावा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई में भी आईपीसी लागू है। तो ये आईपीसी जो लागू है, ये हमारी स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसमें संशोधन भी होते हैं। काफ़ी संशोधन हो चुके हैं, उन संशोधनों को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे धारा 1 से लेकर धारा 5 तक का। तो आप बोर्ड पर धारा 1 को देख रहे होंगे कि धारा 1 में क्या है। धारा 1 में है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम कि मतलब ये आईपीसी है और उसका विस्तार कहाँ तक का है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद धारा 370 के खत्म होने के पहले, आपकी जो अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर का, उसके पहले जब खत्म नहीं हुआ था तो वहाँ पर ये लागू नहीं था। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये वहाँ पर भी लागू हो गया। आपकी भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के आधार पर आईपीसी 109 धाराएं जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लागू हैं और धीरे धीरे और भी अन्य धाराएं वहाँ पे लागू होंगी। तो अब ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में आईपीसी हमारी लागू है। तो आपसे एक बार यूपीएसआई और पीएसजे में क्वेश्चन पूछा गया कि धारा 1 का संबंध किससे है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया। तो आपका ये पहला जो धारा है, यह संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, और यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगी, ये आपको बताया गया। अब देखिए जरा इसमें यूपीएसआई या पीएसजे में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आईपीसी की धारा 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है। ऑप्शन क्या है, अपराध की परिभाषा से। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे संहिता का नाम उसके प्रवर्तन के विस्तार से। और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से। और चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे आप उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 जो संबंधित है, यह है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर कि संहिता का नाम कि आईपीसी है और उसका प्रवर्तन का विस्तार कहां तक का है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और पेपर में आपके आया, यूपीएसआई में क्या आप पेपर में आया कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है। आप जानते हैं कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उस 200 समुद्री मील होता है। लेकिन आईपीसी का जो क्षेत्राधिकार है वो हमारा 12 मील तक का होता है। तो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप कि लिखा है कि भारतीय दंड संहिता समुद्र में क्षेत्राधिकार का कितने मील है। तो ऑप्शन क्या है, पहला है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 8 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 12 मील और ऑप्शन डी है आपका 8 मील। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 12 समुद्री मील, क्योंकि आईपीसी का जो क्षेत्राधिकार समुद्र में है वो 12 समुद्री मील तक का। तो इस तरह से हम लोगों ने धारा 1 का डिस्कशन किया कि धारा 1 का संबंध किससे है। ये धारा 1 का संबंध संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से है। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन, समुद्र का जो क्षेत्राधिकार इसका है ये 12 समुद्र में है।
और इसका क्षेत्राधिकारी देखिए, आसमान में जहाँ तक कि भारत की सीमा लगती है, धरती में जहाँ तक की सीमा लगती है, या जितना भी क्षेत्रफल है, ये पूरा यहाँ पर भी आईपीसी, यानी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आईपीसी लागू होती है और उसके अनुसार आप दंडित किए जाएंगे। तो इस तरह से धारा 1 हमने डिस्कस किया कि क्या धारा 1 में है और इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपके बने। अब हम लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे धारा 2। धारा 2 जो धारा 2 है आपका, धारा 2 में ये प्रावधान किया गया है कि हम भारत के निवासी या अन्य निवासी जहां के भी हों, तो हम लोग उसी आईपीसी के द्वारा दंडित किए जाएंगे जो भारत में कानून है। यानी भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, और हर व्यक्ति यानी एवरी पर्सन ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, आप पढ़ रहे होंगे, प्रतिकूल हर कार्य या लोप होने के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अनुसार दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी सीधी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो अगर भारत के अंदर आईपीसी में वह कानून तोड़ने की बात है और आपने उसको तोड़ा तो आप अपराधी कहलाए। आईपीसी में जिसका जिक्र किया गया है वो कानून आप तोड़ रहे हैं तो आप अपराधी हैं। कहने का मतलब है कि इस समय उत्तर प्रदेश में दारू पीना अपराध नहीं, तो दारू पी रहे हैं, लेकिन जिस दिन इसका जिक्र हो जाएगा आईपीसी में कि उत्तर प्रदेश में दारू पीना अपराध है, तो जैसे ही अपराध आप दारू पिएंगे आप अपराधी घोषित हो जाएंगे। तो लागू कानून के आधार पर ही आपको दंडित कराया जाएगा। आईपीसी में अगर कोई अपराध है और अपराध भारत में आपने किया है तो आप भारत के भीतर उसके दोषी अपराधों के दंड के भागी होंगे। ये धारा 2। अब धारा 2 में एक केस है कि भारत के भीतर अपराधों के दंड। इसमें एक केस है 64 का केस है, इसमें 1964 का है। एक ज्यूरिख से एक पर्सन फिलीपींस जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था। तो वो उस केस में ये था कि वो जब ज्यूरिख से फिलीपींस जा रहे थे तो उनके पास 34 किलो सोना रखा हुआ था, और उस समय आरबीआई ने कानून बना दिया था कि कोई भी बिना सरकार की अनुमति के या बिना किसी उसके अपने पास इतना सोना रख नहीं सकता है। अब वो महोदय अपने देश से निकले फिलीपींस के लिए वायुयान में बैठ करके, और उनका वायुयान लैंडिंग किया महाराष्ट्र में, मुंबई में। भारत के लोगों को पता चला, इनके पास अन्य स्रोतों से जानकारी हुई गई, चेकिंग हुई, और चेकिंग में पाया गया कि इनके पास इतना सोना है। उनको अरेस्ट किया गया, उनको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं भारत के लॉ के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, और मैं तो फिलीपींस के लिए जा रहा था, मैं भारत तो आ ही नहीं रहा था, और मुझे आरबीआई के एक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं है, मुझे भारत के लॉ के बारे में जानकारी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको लॉ की जानकारी हो या ना हो, लॉ की जानकारी नहीं है तो आप जानकारी रखिए, ये आपको होना चाहिए। अगर आप भारत के भीतर अगर आपने अपराध किया है तो आप अपराध के दंड के भागीदारी, यानी वो जो हम लोग भारत के निवासी भी नहीं थे, वहाँ के निवासी थे, भारत से कोई संबंध नहीं, जा रहे थे फिलीपींस, लेकिन जो कानून तोड़ा उन्होंने वो भारत के क्षेत्र सीमा के भीतर महाराष्ट्र में तोड़ा, इसलिए वो दंड के भागी हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दंड का भागीदारी बना दिया। तो इसलिए भारत की सीमा के भीतर अगर कोई भी आप अपराध करेंगे और वो अपराध यहाँ पर है तो आप अपराधी हैं, आपको लॉ के बारे में जानकारी हो अन्यथा ना हो। इसलिए हम लोगों को लॉ पढ़ना चाहिए, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। आप किसी का मर्डर कर दीजिए और आप कह दीजिए नहीं तो हम तो जानते नहीं थे कि मर्डर करने में सज़ा होती, ये थोड़ी ना होती, आपको दंड भागीदारी आप होंगे। तो इस तरह से धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। एवरी पर्सन, कोई इसमें विदेशी और विदेशी नहीं, सभी के लिए है। अगर भारत के भीतर आप अपराध कर रहे हैं और आईपीसी में उसका जिक्र है तो आप अपराधी हैं। इस तरह से हमने आपको कुछ भी डिस्कस केस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आते हैं धारा 3 में। तो धारा 3 है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे धारा 3 कि भारत से परे किए गए उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। मतलब अब आप धारा 3 में क्या भारत के अंदर नहीं हैं, आप भारत से बाहर हैं। जैसे हमारे यहाँ
हिंदू विवाह अधिनियम के 1955 के अनुसार हम एक ही शादी कर सकते हैं। विदेश में लोग 2-2 3-3 शादी कर लेते हैं। तो अगर आप भारत के हैं और आप विदेश में जाकर के 3 शादी करते हैं तो आप दंड के भागीदारी होंगे, क्योंकि आपने भारत के कानून को तोड़ा है। उसी तरह से हमारे यहाँ गैम्बलिंग, जुआ खेलना प्रतिबंधित है, अपराध है। आप विदेश में जाकर कहीं आप जुआ खेलते हैं तो आप अपराधी घोषित होते हैं। यानी भारत से बाहर जाकर के अगर कोई क्राइम आप करते हैं और वो क्राइम भारत में दंडनीय है तो धारा 3 के तहत आप अपराधी घोषित करे जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि आप मान लीजिए वहाँ से अपराध करके आए और भारत आ गए और आप कहीं पर हैं, तो केस कहाँ चला जाएगा आपके ऊपर? तो आप जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में पकड़े जाएंगे केस आपके वही चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं कानपुर में पकड़ा गया तो मेरा कानपुर न्यायालय से चलेगा केस। मैं मुंबई में पकड़ा गया तो मुंबई के जिस इलाके में पकड़े जाएंगे जो क्षेत्राधिकार वहाँ से आ जाएगा। यानी भारत से बाहर हमने क्राइम किया था और वो क्राइम यहाँ आईपीसी में जिक्र था और हमने वहाँ पे अपराध किया था तो हम लोग यहाँ पे अपराधी हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना धारा 3 में। तो धारा 1 में हमने क्या देखा कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 में देखा भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, कि भारत के भीतर किए गए जो अपराध हैं वो हम लोग कैसे दंड के भागीदार होंगे। धारा 3 में हमने देखा कि भारत से परे किए गए किंतु हमारे भारत की आईपीसी के अनुसार अगर कोई अपराध इसमें जिक्र है आईपीसी में तो उसके भागीदारी होंगे। अब हम लोग जिक्र करते हैं धारा 4 की। धारा 4 है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता का विस्तार। यहाँ पे 3 चीजें हैं, राज्य क्षेत्र के अंदर अपराधों पर संहिता का विस्तार या इसके बाहर। जैसे भारत से बाहर किसी स्थान पर किसी नागरिक द्वारा, अब किसी देख रही एनी पर्सन, किसी नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे, इसका मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिप होता है, एकीकृत किसी पोत, विमान या किसी भी ऐसी जिस पर भारत का क्षेत्राधिकार है। जैसे कोई पोत है, कोई विमान है और उसका रजिस्टर भारत में हुआ है और वो भारत के 12 समुद्री मील से बाहर चला गया है या भारत के आकाशीय सीमा से बाहर चला गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उस पर अपराध करते हैं तो भी हम अपराधी घोषित किए जाएंगे, भले ही हम भारत के बाहर। वो पोत वो भारत की सीमा को डिस्क्राइब करेगा, वो विमान भारत की सीमा को डिस्क्राइब करेगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम लोग मान लीजिए अमेरिका की समुद्री सीमा पर हैं और अमेरिका के समुद्री सीमा पर हमारा पोत खड़ा हुआ है और कोई 2 अमेरिकी आकर के लड़ते हैं और एक की हत्या हो जाती है, तो दोनों अमेरिकी भारत के लिए दोषी कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने भारत के पोत पर उन्होंने क्राइम किया है। एक का उसने मर्डर किया और मर्डर हमारे यहाँ अगर अपराध आईपीसी में दंडनीय है तो वो दोनों दंड के भागीदारी होंगे। यानी वो व्यक्ति जिसने मर्डर किया है वो दंड का भागीदारी होगा कहाँ पे? भारत में। वो भले भारत का नागरिक नहीं था, अमेरिका का नागरिक था। तो इसलिए कि भारत से बाहर किसी भी रजिस्ट्रीकृत पोत, विमान और चाहे कोई भी अन्य स्थल ऐसा हो जो भारत में रजिस्टर्ड है, आप भारत के बाहर करते हैं तो आप अपराधी घोषित किए जाते। उसी तरह से इसमें एक तीसरा क्लॉज भी है कि कंप्यूटर के साधनों का प्रयोग करते हुए अगर आप अपराध करते हैं, जैसे अमेरिका में बैठे हुए हैं, आरबीआई का हमने हैक कर लिया कंप्यूटर, 5 करोड़ रुपए हमने हटा दिए वहां से, तो आप भले ही अमेरिका में कर रहे हैं लेकिन आपने भारत के कंप्यूटर के साधनों का प्रयोग किया, इसलिए आप भारत की आईपीसी के अनुसार दंडनीय यानी अपराधी होंगे। तो इस तरह से धारा 4 में आप अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। तो धारा 4 में आपको ये भी ध्यान रखना है। अब इसी में एक जैसे बहुत आप अन्य किताबों में देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति युगांडा में रह रहा है, अगर वहाँ पर हत्या कर देता है तो हत्या अगर कर देता है तो वो दोषी होगा क्योंकि भारत का नागरिक था, और युगांडा में हत्या करे या किसी अन्य देश में हत्या करे और भारत के भूमि में आएगा तो उसको उसी अनुसार न्यायालय में केस चलेगा जैसे उसने हत्या भारत की भूमि के अंदर ही किया हो। चाहे युगांडा में करे, चाहे अमेरिका में करे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने मर्डर किया है, हत्या किया है, वो भारत के अंदर आ गया है तो उसको उसी के अनुसार केस चलाया जाएगा जैसे वह क्राइम उसने भारत की सीमा के अंदर किया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
मान लीजिए कोई नागरिक है अन्य देश का, भारत का नागरिक नहीं है, और वह नागरिक आ गया आपके भारत में और उसने वहाँ पे ऐसा कोई कानून तोड़ा था जो आईपीसी में हमारे यहाँ था। अब वो भारत आ गया और उसने भारत से ले ली नागरिकता। तो जब भारत की नागरिकता ली उसके बाद अगर कानून तोड़ता तभी वो अपराधी होता। जब तक उसने यहाँ की नागरिकता नहीं ली है तब तक उसने किसी अन्य देश में क्या किया था उसको भारत से कोई मतलब नहीं। यानी भारत के नागरिक अगर हैं तभी आप आईपीसी के अनुसार दंडनीय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वह आदमी जो वहाँ से क्राइम करके आया था, भारत में रहा कुछ वर्षों, यहाँ की नागरिकता ले ली, तो भारत की कोर्ट को उसकी नागरिकता के पहले के उसके कार्यकलापों से भारत सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जिक्र करते हैं धारा 5 का। तो धारा 5 जो है, धारा 5 ये आपका है कि ये जो आईपीसी है ये हमारी सेनाओं पर लागू नहीं होती। चाहे वो नौसेना ले लीजिए, चाहे जल सेना ले लीजिए, चाहे थल सेना ले लीजिए, किसी भी सेना पर आईपीसी लागू नहीं होती। आईपीसी भारत के नागरिकों अन्य चीज़ों पर लागू है, लेकिन आपका वायु, एयरफोर्स, नेवी और आपकी जल थल किसी पर भी ये लागू नहीं होती। उसी तरह से कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को, राज्यपाल को भी कुछ छूटें दी गई हैं। तो आईपीसी समान नागरिकों के लिए तो है ही, लेकिन हाँ कुछ लोगों को छूट भी दी गई। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज अध्याय 1 के 5 धाराओं का डिस्कशन किया। एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कल क्लास में भारतीय दंड संहिता 1860 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से 23 अध्याय 511 धाराएं दी हैं। यह आईपीसी 1860 में बनकर तैयार हुई, 1862 में लागू हुई। हमारे देश के साथ साथ ये मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रुनेई, इन सब जगहों पर भी, सिंगापुर, इन जगहों पर भी लागू है। और स्वतंत्रता के बाद कई इसमें जो है संशोधन भी हुए हैं। तो इन्हीं का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अध्ययन किया अध्याय 1 धारा 1 से 5। अध्याय 1 के धारा 1 में आपने देखा कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 में आपने देखा भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड एवरी पर्सन किसी केस के लिए। और धारा 3 में देखा भारत से परे किए गए किंतु भारत के भीतर विचारणीय अपराधों का दंड किसी भारतीय नागरिक द्वारा होता है, तो उसका हम लोगों ने जिक्र किया। धारा 4 में जिक्र किया कि भारत से बाहर जा करके, यानी किसी भारतीय समुद्रपोत, भारतीय यान, भारतीय जहाज या भारतीय ऐसे किसी भौगोलिक सीमा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग आईपीसी के अनुसार दंडनीय होंगे। और वो भारत में आपको उसी तरह से केस चलेगा जिस तरह से जैसे आपने भारत की भूमि के अंदर की। धारा 5 में आपने देखा कि ये सेना पर लागू नहीं होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आईपीसी की धारा 5 किससे संबंधित है, तो आईपीसी की धारा 5 सेना और न्याय सेना पे लागू नहीं होती है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोगों ने इतने को डिस्कस किया। हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय संविधान, और अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक, ओके।